आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल। तो जहां तक बात है डिफिनिट आर्टिकल की, दी को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जहां तक बात है इनडिफिनिट आर्टिकल की, तो आप ए कह ले या एन कह ले, ए या एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब रही बात यहाँ पर यह कि दी को डिफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है, तो दी का प्रयोग हमेशा किसी डिफिनिट नाउन के पहले किया जाता है, इसलिए दी को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे कि हम आपके सामने एक एग्जांपल डाले, थोड़ा सा गौर करेंगे। आई रीड द रामायणा। यहाँ पर रामायण क्या है, एक डिफिनिट बुक का नाम है। बात है और एन की, तो एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए या एन का प्रयोग हमेशा इनडिफिनिट नाउन के पहले किया जाता है। अब हम आपके सामने में दो ऑप्शन रख रहे हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे। आपका पहला ऑप्शन है आई रीड द रामायणा, और एक ऑप्शन है आई रीड अ बुक। अब यहाँ पर रामायण कहने से किसी निश्चित किताब का, पुस्तक का बोध हो रहा है। मैं रामायण पढ़ता हूँ, और आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता तो हूँ, लेकिन कौन सी किताब पढ़ता हूँ ये पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर बुक के पहले ए का जो प्रयोग किया गया है, आई रीड अ बुक, ये आपका अ इनडिफिनिट आर्टिकल है। आई रीड द रामायण, यहाँ पर द क्या है ये बताइए, डिफिनिट आर्टिकल है। लेकिन सबसे पहले हम ये गौर करेंगे कि अ का प्रयोग कर ले चाहे एन का प्रयोग कर ले, कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा आप यहां पर गौर करेंगे। अ हिंदी उच्चारण के अनुसार कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं, और एन का प्रयोग हिंदी उच्चारण के अनुसार वॉवेल साउंड के साथ करते हैं। लेकिन आपके सामने कभी कभी ये समस्या, प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, ये वॉवेल साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। अब जैसे कि जो साउंड अ आ ई, ये सब देख रहे हैं ना, ए है, यानी ये सारे लेटर्स अगर शुरू होते हो तो इनको हम वॉवेल साउंड बोलेंगे, जिसे आप हिंदी में स्वर कहते हैं। और रही बात यहाँ पर क ख च छ यानी ट ठ ता था प फ यानी य ल व, ये सारे जो मतलब लेटर्स है, इनको हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे। अब जैसे कि अब यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 1 में आप गौर करेंगे, जैसे कि आप यहां पर एक सवाल करेंगे कि सर वन का भी पहला अक्षर ओ है और ऑरेंज का भी पहला अक्षर ओ है, तो सर आप ऑरेंज में एन लगा है, वन में ए का प्रयोग क्यों किए। तो सीधा सा इस सवाल का जवाब यह है कि जब आप वन का हिंदी में उच्चारण करेंगे तो इसका पहला अक्षर व आता है, व, य, र, ल, व, यानी कॉन्सोनेंट। लेकिन जब ऑरेंज का उच्चारण जब आप हिंदी में करेंगे तो आ आता है। आ क्या है बेटा, ये वॉवेल है, देख रहे हैं ना, आ, तो आ यहां दिख रहा है आपको यहां, और ये व यानी य, र, ल, व। तो यहां पर ये कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण यहां पर वन के पहले अ का प्रयोग किया गया। लेकिन ऑरेंज का जो पहला साउंड है, पहला उच्चारण का जो मतलब ये क्या कहते हैं भाई, ये लेटर है, अक्षर है, ये क्या, ये वॉवेल है, यही कारण है कि यहां पर एन लगा। हाँ, यहां पर हम अ का प्रयोग करते, मगर कब, जब ऑरेंज का उच्चारण का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होता तब, यानी व से शुरू होता तब। उसी तरह हम वन के पहले भी एन का प्रयोग करते, लेकिन कब, जब वन के उच्चारण का पहला अक्षर यानी ये वॉवेल से शुरू होता तब। चलिए सेकंड नंबर पर हम गौर करते हैं यूरोपियन, और ये लिखा हुआ एलिफेंट। फिर आप वही सवाल करेंगे कि सर आप एलिफेंट के पहले एन का प्रयोग किए हैं और यूरोपियन के पहले अ का प्रयोग किए हैं, जबकि दोनों के यानी यूरोपियन का भी प्रथम अक्षर ई है और एलिफेंट का भी प्रथम अक्षर ई है, तो फिर यहाँ पर सर एन क्यों लगा और यहाँ पर यूरोपियन के पहले अ क्यों लगा। बहुत अच्छा आपका सवाल है। तो यहाँ पर इसके पहले एन क्यों इसलिए लगा क्योंकि एलिफेंट का जो उच्चारण का प्रथम अक्षर है, फर्स्ट लेटर है, वो ए से शुरू होता है, और ए क्या है, ये वॉवेल है। तो वॉवेल के साथ करना क्या है, आप देख रहे हैं ना, हाँ, वॉवेल के साथ करना क्या, एन का प्रयोग करना है। तो बेटा ये वॉवेल के साथ हम क्या काम करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो यूरोपियन है, यूरोपियन का जो उच्चारण का प्रथम अक्षर है वो यह से शुरू होता है, यही कारण है कि यहाँ पर अ का प्रयोग किया गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर में
मैंगो, और ये एम ए लिखा हुआ है, एम ए आमा एम, ए आमा एम। तो एम ए का जो उच्चारण हम करेंगे तो ए यानी ये वॉवेल हो गया, तो यहाँ पर एन हो गया। उसी तरह यहाँ पर मैंगो म, ये जो म है बेटा क्या ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लिखेंगे, अ का प्रयोग करेंगे। बस वही बात है, यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करते मगर कब, जो वॉवेल से इसका उच्चारण शुरू होता तब। उसी तरह हम एम ए के पहले भी अ का प्रयोग करते मगर कब, जब इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता तब। अगर मान ली जाए कि आपके साथ अगर ऐसी शंका अगर बन जाती हो तो बस कुछ नहीं करना है, हिंदी में उच्चारण कर लेना। आप वहां से ये पता कर लेंगे कि वॉवेल साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, उस हिसाब से आप ये यान का प्रयोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एल पी, ए अला एल, ए ये क्या ये वॉवेल, तो वॉवेल होने के कारण क्या लिखेंगे, मैन लिखेंगे, लेकिन लोएन। अब यहां पर ये जो 5वां नंबर है, 5वां नंबर में ऑनेस्ट, 5वां नंबर में क्या है बेटा ये ऑनेस्ट, अ यानी वॉवेल साउंड, तो वॉवेल के अनुसार क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये गौर कर रहे हैं कि ऑनेस्ट का भी प्रथम अक्षर एच है, हॉर्स का भी प्रथम अक्षर एच है, लेकिन हॉर्स का जो प्रथम अक्षर एच है, जब इसका उच्चारण हम हिंदी में करेंगे तो ये हॉर्स आ रहा है, यानी ह से शुरू हो रहा है, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण आप यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे, और ये जो ऑनेस्ट का जो प्रथम अक्षर एच है ये अ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे कि आप एन का प्रयोग करेंगे। हाँ, यहाँ पर भी आप अ का प्रयोग करते मगर कब, जब ये कॉन्सोनेंट से शुरू होता तब। उसी तरह आप यहाँ पर भी एन का प्रयोग कर सकते थे मगर कब, जब इसका उच्चारण वॉवेल से शुरू होता तब, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यही कारण है कि आपको यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण आ का प्रयोग करना पड़ रहा है, और यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग करना पड़ रहा है। 6ठे नंबर में देख लेते हैं एस डी ओ, ए एस, और ये लिखा हुआ स्टूडेंट, एस डी ओ का उच्चारण का जो पहला अक्षर है, पहला लेटर है वो ए, यानी देख रहे हैं हाँ ए यानी वॉवेल। तो वॉवेल के साथ करना क्या है कि आपको एन का प्रयोग करना है, आप यहाँ पर दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट यानी आधा स, यानी स का मतलब क्या कॉन्सोनेंट, तो ये स्टूडेंट का जो हिंदी का उच्चारण का जो प्रथम अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट होने के कारण आपको यहाँ पर अ का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन एस डी ओ के पहले आप यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। तो ये बात यहाँ पर वॉवेल की और कॉन्सोनेंट की। लेकिन हम यहाँ पर ये गौर करते हैं ए या एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और कहाँ पर नहीं किया जाता, इसके बारे में हम गौर कर लेते हैं। अब जैसे कि रूल नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि ए या एन का प्रयोग अगर हम सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अगर हम ए या एन का प्रयोग सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले वॉवेल या कॉन्सोनेंट के अनुसार अगर करते हैं तो सही होता है। अगर हम सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो गलत माना जाता है। लेकिन बात आकर के यहाँ पर अटक जाती है कि सिंगुलर कंटेबल नाउन क्या होता है, तो वैसी वस्तु जिसे गिना जाए और उसकी संख्या 1 से ज्यादा नहीं हो, वैसी वस्तु जिसे गिना जाए और उसकी संख्या अगर 1 से ज्यादा अगर नहीं हो तो उसे हम सिंगुलर कंटेबल नाउन बोलेंगे। चलिए तो यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव एन एप्पल। अब यहां पर एप्पल क्या, ये सिंगुलर कंटेबल नाउन, एप्पल को हम गिन भी सकते हैं, और यहां पर एप्पल की संख्या 1 से ज्यादा भी नहीं है, तो यहाँ पर वॉवेल के अनुसार यहाँ पर एन का प्रयोग कर दिया गया। लेकिन नीचे वाला जो एग्जाम्पल है आई हैव एप्पल, यहाँ पर ना ए का प्रयोग किया गया ना एन का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर दे का प्रयोग करना ही पहले सरासर गलत है। अगर यहाँ पर हम एन का प्रयोग नहीं किए तो एन का प्रयोग न होने के कारण ये सेंटेंस क्या ये गलत है, और ऊपर वाला क्वेश्चन जो है क्या है, ये एप्पल के पहले एन का प्रयोग होने के कारण ये सेंटेंस क्या ये सही है। लेकिन सेकंड नंबर वाले में थोड़ा सा गौर करते हैं कि ए या एन का प्रयोग अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर किया जाता है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग करना सरासर गलत है। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो वैसी वस्तु जिसे गिना नहीं जाए, वैसी वस्तु जिसे गिना नहीं जाए, इसके अलावा वैसी वस्तु जिसे छुआ नहीं जाए, वैसी वस्तु जिसे देखा नहीं जाए, सिर्फ महसूस किया जाए, तो ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन है आई हैव वाटर, अगर वाटर के पहले आप यहां पर देख रहे हैं कि वाटर के पहले ना ए का प्रयोग किया गया ना एन का प्रयोग किया गया, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है,
इसलिए सेंटेंस क्या ये सही है, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में वाटर के पहले ए का प्रयोग किया गया है, इस कारण से नीचे वाला सेंटेंस क्या ये गलत है। उसी तरह थर्ड नंबर पर गौर करते हैं कि ए या एन का प्रयोग प्लूरल कंटेबल नाउन के साथ भी आपको नहीं करना है। प्लूरल कंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि वैसी वस्तु जिसे हम गिन सकते हो और उसकी संख्या एक से ज्यादा हो, उसे हम प्लूरल कंटेबल नाउन बोलेंगे। तो प्लूरल कंटेबल नाउन के साथ और अनकंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग करना क्या ये गलत है। अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन है कि आई हैव चेयर्स, यहाँ पर न ए का प्रयोग किया गया है ना एन का प्रयोग किया गया है, इसलिए सेंटेंस क्या ये सही है। लेकिन आपका जो नीचे वाला एग्जाम्पल है इसमें आई हैव अ चेयर्स, नीचे वाले क्वेश्चन में ये चेयर्स क्या ये प्लूरल कंटेबल नाउन है, और प्लूरल कंटेबल नाउन होने के बावजूद भी यहाँ पर अ का प्रयोग किया गया है, तो इस कारण से क्या ये सेंटेंस क्या है ये गलत है। अब आप यहाँ पर ए एन और डी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और हालांकि जो क्वेश्चन है ये कई एक बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। हम एक एक क्वेश्चन को समझाते चलते हैं, अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप सामने से अपना कंप्लेन करेंगे, अपना सवाल रखेंगे। पहली क्वेश्चन ये है, ही वांट्स टू बी डैश इंजीनियर। तो इसके थोड़ी देर पहले मैं आपको एक बात ही बताया हूं कि इंजीनियर यहां पर क्या है, ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है। अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन का पहला अक्षर उच्चारण करने पर वॉवेल अगर आता हो तो आप एन का प्रयोग करेंगे, इंजीनियर ई। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आप एन भरेंगे, एन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, फॉर मी ब्रेकफास्ट डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। अब आप यहां पर एक बात गौर ये करेंगे कि बेस्ट यहां पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन आप ये सवाल ये करेंगे कि सर बेस्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सुपरलेटिव डिग्री होंगे जिन्हें हम कैसे पहचान पाएंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री का हम आपको सिंपल सा पहचान बतला देते हैं, यानी या तो इसमें ईएसटी लगा होता है या तो मोस्ट लगा होता है। जैसे कि बेस्ट ईएसटी, टॉलेस्ट ईएसटी, पुअरेस्ट ईएसटी, फैटेस्ट ईएसटी, ओल्डेस्ट, इसमें भी ईएसटी आ रहा है। और इसके बाद मोस्ट ऑनेस्ट, ये आपको क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। हालांकि ऑनेस्ट में पहले से ईएसटी लगा हुआ है, लेकिन ये जो ऑनेस्ट की बात कर रहे हैं इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ऑनेस्ट के पहले मोस्ट का प्रयोग करेंगे, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सुपरलेटिव डिग्री का पहचान यही है कि आपको बस माइंड ये मेंटेन कर ले कि ईएसटी के माध्यम से या मोस्ट के माध्यम से आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बेस्ट क्या है, ये बेस्ट बेटा क्या है, ये एस डी, एस से सुपरलेटिव, डी से डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी का प्रयोग किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन में गौर करते हैं, वी लाइक डैश म्यूजिक, वी लाइक डैश म्यूजिक। म्यूजिक यहाँ पर क्या है, अनकंटेबल नाउन है। म्यूजिक को न छुआ जा सकता है न देखा जा सकता है, सिर्फ इसे सुन करके महसूस किया जा सकता है। आपको अनकंटेबल नाउन के साथ न ए का प्रयोग करना है न एन का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, ये नन लिखेंगे, इसमें म्यूजिक के साथ ए का प्रयोग करना भी गलत, एन का प्रयोग करना भी गलत, दी का प्रयोग करना भी गलत। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर म्यूजिक अगर डिफिनिट नाउन बन करके आता है तो हम म्यूजिक के पहले दी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर म्यूजिक ये डिफिनिट नाउन बन करके नहीं आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर म्यूजिक के साथ करना क्या होगा कि नन लिखना पड़ेगा। अगर आप नन नहीं लिखेंगे तो आप यहाँ पर नो आर्टिकल ARTICLE नो आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, यानी ना ए लगाना है ना एन लगाना है ना दी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर गौर करते हैं, ब्रिंग डैश इंपोर्ट फॉर मी। इंपोर्ट, इसका उच्चारण वोवेल से हो रहा है, यानी इंक, इंक आप ऐसा लिखेंगे, इंक पॉट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से
क्वेश्चन नंबर 5 में होली इज डैश इंपोर्टेंट फेस्टिवल। इंपोर्टेंट, इम ये वॉवेल साउंड है, ये वॉवेल साउंड के साथ किसका प्रयोग करेंगे आप? ये एन का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर छठा नंबर क्वेश्चन है, यू नीड टू बाई डैश डिक्शनरी। तो यहां पर ड, ये डिक्शनरी क्या है? ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है और इसका पहला लेटर वो ड से शुरू हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो आप इसके साथ अ का प्रयोग करेंगे, यानी ए का प्रयोग करेंगे। हैव यू डैश सीन, हैव यू डैश सीन डैश ताजमहल, यानी ताजमहल क्या है? एक आश्चर्यजनक भवन है। किसी भी आश्चर्यजनक भवन के पहले, किला के पहले, बिल्डिंग के पहले, महल के पहले आपको इसके पहले करना क्या होगा कि आपको दी का प्रयोग करना होगा। तो आप यहाँ पर ताजमहल के पहले आप दी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये आश्चर्यजनक भवन है, महल है। अभी जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको सावधानी बरतना है कि आई हैव डैश होमवर्क। अब जैसे ये जो वर्ड है होमवर्क, ये अनकंटेबल नाउन है। चाहे होमवर्क की बात हो, चाहे अर्जेंट वर्क की बात हो, चाहे नेसेसरी वर्क की बात हो, चाहे इंपोर्टेंट वर्क की बात हो, कोई भी वर्क की बात कर ले आप। होमवर्क, अर्जेंट वर्क, इंपोर्टेंट वर्क, नेसेसरी वर्क, ऑफिस वर्क, क्लास वर्क, जितने भी वर्क की आप बात करेंगे, ये सारे जो वर्क होते हैं ये अनकंटेबल होते हैं। तो अनकंटेबल नाउन के साथ ए का प्रयोग करना भी गलत, एन का प्रयोग करना भी गलत, दी का प्रयोग करना भी गलत। तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे? ये नन लिखेंगे, नन में टिक लगाएंगे, यानी नन का मतलब ये है कि नो आर्टिकल, ARTICLE। तो आप यहाँ पर होमवर्क के साथ न ए का प्रयोग करेंगे, ना एन का, ना दी का, यानी नन मतलब नो आर्टिकल, यानी कुछ भी नहीं लगाना है इसके साथ आपको। 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंटरमीडिएट में पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा सा ये लिखना चाहिए था, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, इन हर फैमिली, इन हर विलेज। ये थोड़ा सा हमको सेंटेंस अधूरा लग रहा है, खैर कोई बात नहीं है, आप समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। हम आपको थोड़ी देर पहले ये बताया हूं कि ये क्वेश्चन मतलब मोस्ट के कारण क्या ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या काम करेंगे आप? ये दी का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 पर गौर करते हैं, प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल, यानी दी का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, सूचित करने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा गौर करते हैं, प्लीज गिव मी, प्लीज मतलब कृपया, गिव मतलब दे दीजिए, मी माने मुझे, दी केक मतलब वही केक, दैट इज ऑन द टेबल जो केक टेबल पर है, यानी टेबल पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी निश्चित वस्तु को सूचित करने के लिए दी का प्रयोग करेंगे, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, चाहे वॉवेल से शुरू हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर क्या काम करेंगे? ये दी का प्रयोग करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में हम गौर करते हैं कि दैट वाज डैश यूनिक साइट, यूनिक यूनिक, यानी ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या काम करेंगे आप? ये ए का प्रयोग करेंगे। ही इज डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टीचर, यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी का उच्चारण य से, यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लिखेंगे? यहाँ पर आ का प्रयोग करेंगे। ही आस्क्ड फॉर डैश मर्सी, ये जो मर्सी है ये आपका अनकंटेबल नाउन है। अनकंटेबल नाउन के साथ ए एन दी तीनों का प्रयोग करना ही गलत होता है। तो आप यहाँ क्या नन में टिक आउट करेंगे, या तो आप यहाँ पर नो आर्ट की लिख सकते हैं। ही गोज टू डैश, यानी वह ऑफिस जाता है। चाहे ऑफिस जाने की बात हो, चाहे सिनेमा जाने की बात हो, चाहे थिएटर जाने की बात हो, चाहे मूवी जाने की बात हो, चाहे पिक्चर्स जाने की बात हो, चाहे वो ओपेरा जाने की बात हो, यानी कहीं भी जाने की अगर बात हो, ऑफिस कह ले, सिनेमा कह ले, थिएटर कह ले, मूवीज कह ले, यानी ऑफिस के पहले सिनेमा, थिएटर, मूवीज, ओपेरा, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इसके पहले करना क्या है कि आपको ये दी का प्रयोग करना है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश गंगा इज अ होली रिवर, यानी किसी भी नदी के पहले आप दी का प्रयोग करेंगे, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे नील नदी की बात क्यों नहीं हो, यानी कोई भी नदी हो, उसके पहले क्या काम करेंगे? आप दी का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर गंगा क्या है? नदी है, इसके पहले आप दी का प्रयोग करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो 16 है, वी लाइक टू प्ले डैश फुटबॉल,
तो आप यहाँ पर फुटबॉल की बात कर ले, चाहे क्रिकेट की बात करें, चाहे लूडो की बात करें, चाहे कैरम बोर्ड की बात करें, यानी कोई भी खेल हो, किसी भी खेल के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना गलत है। तो आप यहाँ पर फुटबॉल के साथ ए एंड दी यानी तीनों में से किसी का यूज नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, या तो नन लिखे या तो नो आर्टिकल ARTICLE। आगे देखते हैं, स्पोर्ट्स मेक डैश बॉडी या बैक कह ले, उसके बाद यहां पर हम स्ट्रॉन्ग डाल देते हैं। स्पोर्ट्स मतलब खेलकूद, मेक मतलब बनाती है, बॉडी मतलब शरीर को, या बैक मतलब पीठ को, स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली यानी मजबूत। तो कहना यहां पर यह है कि दी का प्रयोग आप किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले कर सकते हैं, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, पीठ हो, चाहे नाक हो, कान हो, किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले आप दी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब आप यहां पर एक सवाल ये करेंगे कि सर हम आपके सामने में ये क्वेश्चन रखना चाहते हैं, सर आप उसका जवाब दिया जाए। मेरे पास एक नाक है, सर इसका इंग्लिश क्या होगा? आई हैव अ नोज। अब आप सवाल ये करेंगे कि सर नोज भी तो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इसके पहले अ का प्रयोग क्यों किया गया, दी का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? तो आप ये जान ले कि अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी संबंधित बातों का प्रयोग अगर वर्ल्ड के सभी व्यक्ति के लिए किया जाए, तो आप ऐसी परिस्थिति में पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले वॉवेल के अनुसार आप एन का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट के अनुसार आप अ का प्रयोग करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ बॉडी संबंधित बातों का प्रयोग अगर किसी एक व्यक्ति के लिए किया जाए, तो आप ऐसी परिस्थिति में दी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक नाक है और अगली क्वेश्चन है कि मोहन नाक से जख्मी है, मोहन इज वोंडेड इन द नोज। अब यहां पर सभी व्यक्ति के पास अगर नाक की बात हो तो यहां पर अ का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां पर मोहन नाक से जख्मी है, तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर अनोज कहना, मोहन इज वोंडेड, अनोज कहना सरासर गलत हो जाएगा। मोहन इज वोंडेड इन द नोज अगर आप बोलेंगे तो ये कहना सही हो जाएगा। तो यहां पर बैक कह ले चाहे बॉडी कह ले, आप यहां पर क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले दी का प्रयोग करेंगे। और ये जो लिखा हुआ यू शुड बाई डैश वन वेटिकट, वन व, यानी हम आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया हूं कि इसका उच्चारण व से हो रहा है, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आप यहां पर एक काम करेंगे कि अ का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ही इज इन डैश एयरफोर्स। किसी भी हम आर्मिड फोर्सेज के पहले दी का प्रयोग करते हैं, चाहे एयरफोर्स कह ले, चाहे आर्मी कह ले, चाहे नेवी कह ले, ही इज इन द एयरफोर्स, या आप यू कह ले कि ही इज डैश आर्मी, ही इज डैश नेवी। तो किसी भी आर्मिड फोर्सेज के पहले आप दी का प्रयोग करेंगे, तो एयरफोर्स की बात हो या आर्मी की बात हो या नेवी की बात हो, तीनों के पहले क्या काम करेंगे, आप दी का प्रयोग करेंगे। ही इज डैश MLA, एम ए आमा एम ए, यानी ये वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड के साथ करना क्या है कि आप यहां पर क्या करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। और ये जो अगली क्वेश्चन है, ही गोज बाई डैश कार, किसी भी यातायात के साधन के पहले अगर बाई शब्द का प्रयोग अगर किया जाता हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप ए एंड दी किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर आप नन का प्रयोग करेंगे। बाई ए कार नहीं कर सकते, बाई ए बाइसिकल नहीं कर सकते हैं, बाई ए ट्रेन नहीं कर सकते हैं आप। चलिए आगे देख लेते हैं, ही डैश डोजन एग्स, यानी अंडे बहुत है लेकिन दर्जन कितना है, तो एक ही है। तो यहां पर क्या काम करेंगे, डोजन के पहले अ का प्रयोग करेंगे। ही वेंट टू डैश USA कह ले या UK कह ले, तो किसी भी विकसित देश के पहले आप दी का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो विकासशील हो उनके पहले आप दी का प्रयोग न करेंगे। तो यहां पर क्या काम करेंगे, विकसित देश यानी USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी इनके पहले आप दी का प्रयोग करेंगे। ही विल कम इन डैश आवर, आवर आवर, यानी ये क्या, ये वॉवेल साउंड है, तो आवर के पहले क्या काम करेंगे, अपैन का प्रयोग करेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं। ही इनवाइटेड हर टू डैश लंच, लंच कह ले या डिनर कह ले या ब्रेकफास्ट कह ले, इसके पहले आप न ए का प्रयोग करेंगे, न एन का, न दी का, यानी
नन यानी नो आर्टिकल, तो आप इसमें टिक आउट कर लीजिए। आई लाइक डैश पियानो, गिटार, हारमोनियम। आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दी का प्रयोग करेंगे, चाहे पियानो हो, चाहे गिटार हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे तबला हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे झाल हो, यानी जो भी चीज हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दी का प्रयोग किया जाता है, तो आप यहां पर क्या करेंगे भाई, दी का प्रयोग करेंगे। और ये जो अगली क्वेश्चन है कि डैश पुअर आर ऑनेस्ट, अगर कोई भी एडजेक्टिव, अगर मान लीजिए कि एडजेक्टिव अगर नाउन बन करके आता हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसके पहले क्या करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। चलिए यहां पर हम दी पुअर आर ऑनेस्ट। उसी तरह सेम टू सेम ये क्वेश्चन है कि डैश ब्लाइंड कांट सी। अब यहां पर ये ब्लाइंड क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन बन करके आया है, यानी अंधे देख नहीं सकते हैं। एक अंधे ने, पूरे अंधे की बात हो रही है, इनके पूरे समुदाय की बात हो रही है, तो आप यहां पर दी का प्रयोग करेंगे। और किसी भी आकाशीय पिंड और ग्रह के पहले क्या काम करेंगे बेटा, आप ये दी का प्रयोग करेंगे। द मून, द अर्थ, द स्टार्स। और इसके बाद ये जो अगली क्वेश्चन है, वुड यू लाइक डैश टी, टी यहां पर क्या है, अनकंटेबल नाउन है। अनकंटेबल नाउन के पहले आप यहां पर क्या काम करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे आप, यानी नन यानी नो आर्टिकल, नो आर्टिकल लिखेंगे यहां पर। और अगली जो क्वेश्चन है कि दिस इज डैश दिस इज डैश बुक आई वांटेड, यह वही किताब है जो मुझे चाहिए था। तो दी का प्रयोग किसी भी डिफिनिट नाउन के पहले, यानी किसी निश्चित वस्तु के पहले किया जाता है, तो आप यहां पर क्या काम करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। और आगे देख लेते हैं हम, कॉल डैश मैन वेटिंग आउटसाइड, उस आदमी को बुलाओ जो बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। तो यहां पर एक काम करेंगे, इसमें भी निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है, हमको उसी आदमी को बुलाना जो बाहर खड़ा है, तो निश्चित आदमी के पहले भी क्या काम करेंगे, या डेफिनिट नाउन के पहले आप दी का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक विद्यार्थी जी का सामने से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन उनका यह है कि सर एक बात ये बताया जाए, THE को द कब पढ़ेंगे और THE को दी कब पढ़ेंगे। तो बेटा आप याद रखेंगे, अगर मान लिया जाए कि कॉन्सोनेंट के पहले अगर THE का प्रयोग अगर किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर एक गौर कर रहे हैं, ये बॉय क्या है, यानी बी, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है ये। तो ये अगर कॉन्सोनेंट के पहले THE का प्रयोग अगर किया जाता है, तो फिर इसका जो उच्चारण होगा वो हम द पढ़ेंगे, द बॉय। अगर यही THE अगर किसी वॉवेल के पहले अगर किया जाता है, तो आप इसको दी पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आप याद रख ले, अगर कोई नाउन डेफिनिट हो और उसका फर्स्ट लेटर वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर डेफिनिट नाउन का बोध कराना हो, निश्चित वस्तु का बोध कराना हो, तो फिर हमको ऐसी परिस्थिति में चाहे वो वॉवेल है चाहे कॉन्सोनेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको वहां पर द नहीं बोलना है, वहां पर दी बोलना है। जैसे कि यहां पर ये क्या है, द बॉय। अब इसी को यहां पर हम लिख देते हैं कि द बॉय हु इज माई फ्रेंड। अब यहां पर ये इसको यहां पर हम, यहां भी बॉय है, यहां भी बॉय, यहां पर इसको हम द पढ़ रहे हैं और यहां पर इसको हम दी पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, लड़का, क्या ये डिफिनिट लड़का का बोध हो रहा है, डिफिनिट नाउन का बोध। और जब डिफिनिट नाउन का बोध होगा तो फिर हम ऐसी परिस्थिति में इसको हम दी पढ़ेंगे। अगर डिफिनिट का बोध अगर नहीं हो, तो फिर यहां पर हम क्या कहेंगे, हम बेटा द पढ़ेंगे। डैश कुरान इज अ होली बुक, किसी भी धार्मिक पुस्तक के पहले या वेद कह ले, इस सब के पहले आपको दी का प्रयोग करना है। चाहे रामायण की बात हो, चाहे महाभारत की बात हो, या कुरान की बात हो, या बाइबल की बात हो, किसी भी धार्मिक ग्रंथ के पहले आप दी का प्रयोग करेंगे। तो जहां तक बात यहाँ पर कुरान की, ये धार्मिक पुस्तक है, आप इसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। और ये जो 34 क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी अ, व्हाट डैश अपॉर्चुनिटी अ, यहाँ पर ये क्या है, ये वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे आप यहाँ। और ये जो 35 नंबर क्वेश्चन है, वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of June, यानी कि किसी भी तिथि के पहले या डेट कह ले या तारीख कह ले,
उसके पहले आपको दी का प्रयोग करना है, तो आप यहां पर दी का प्रयोग करेंगे, यानी थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सी इज डैश बेटर ऑफ द टू। अब ये बेटर क्या है? ये बेटर बेटा ये कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कंपैरेटिव डिग्री का पहचान क्या होता है? उसके अंत में ER लगा होता है या तो मोड से पकड़ा जाता है। लेकिन एक बात हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन हो THAN हो तो ऐसी परिस्थिति में दी का प्रयोग करना सरासर गलत है। अगर कंपैरेटिव डिग्री से चुनाव का अगर बोध हो, कंपैरिजन का बोध नहीं होता हो, अगर चुनाव का बोध होता हो तो आप वहां पर दी का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम में थोड़ा सा गौर करेंगे। यहां पर देन लग जाने के कारण यानी नो आर्टिकल हो जाएगा, लेकिन यहां पर देन ना होने के कारण आप यहां पर बेटर के पहले दी का प्रयोग करेंगे। जब दो नाउन ऑफ से जुड़ा हो, एक नाउन यहाँ पर किंग है और एक नाउन क्या है? नेपाल है, दोनों किससे ही ऑफ से जुड़े हुए हैं। जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हो तो फर्स्ट नाउन के पहले आपको दी का प्रयोग करना है। जैसे कहते दी किंग ऑफ नेपाल, या आप यूं कह ले कि दी वाटर ऑफ द रिवर, दी बॉयज ऑफ योर क्लास। ऐसी परिस्थिति में जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हुए हो तो आप दी का प्रयोग करेंगे। और मोर सुनर हार्डर के पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये मोर है, मोर के पहले किसका प्रयोग करेंगे? दी का। अगर सुनर होता तो भी दी लगाते, हार्डर होता तो भी दी लगाते। अब ये लॉन्गेस्ट क्या? ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले करना क्या है कि आपको दी का प्रयोग करना है। अब ये क्या सबूत है कि सुपरलेटिव डिग्री है? तो यहाँ पर LONGEST EST होने के कारण बेटा ये सुपरलेटिव डिग्री है। और ये जो 41 नंबर जो क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर यानी किसी भी पद के पहले, प्राइम मिनिस्टर हो या गवर्नर हो या चीफ मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, यानी इसके पहले करना क्या है कि आप दी का प्रयोग करेंगे। तो आप यहां पर दी का प्रयोग करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, हाफ ऑफ, इसके बाद आपको दी का प्रयोग करना है। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, मेनी ऑफ, सेवरल ऑफ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इसके बाद दी का प्रयोग करना है। तो यहां पर मोस्ट ऑफ के बाद करना क्या है कि आप दी का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो 43 क्वेश्चन है, ही डायड विदाउट डैश आयर, आयर का मतलब उत्तराधिकारी, आयर यानी यानी वॉवेल साउंड है, तो आप यहां पर एन का प्रयोग करेंगे। और ये जो 44 नंबर जो क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, किसी भी आकाशीय पिंड या ग्रह के नाम के पहले आपको दी का प्रयोग करना है। चाहे मून की बात हो, चाहे सन की बात हो, चाहे अर्थ की बात हो, चाहे स्टार्स की बात हो, चाहे किसी ग्रह की बात हो, तो आप यहां पर एक काम करेंगे बेटा, ये मून के पहले दी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद ये ऑनरेबल यानी क्या? ये वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड के साथ करना क्या? ये आयन का प्रयोग करना है। सी थैंक्ड मी फॉर डैश प्रेजेंट। सी मतलब वह, थैंक्ड मतलब धन्यवादी, मी मतलब मुझे, फॉर द प्रेजेंट मतलब उस उपहार के लिए, आई गेव हर यानी वह मुझे उस उपहार के लिए, प्रेजेंट के लिए, गिफ्ट के लिए, मतलब थैंक्ड की जो मैं उसे दिया था। तो यहाँ पर किसी निश्चित उपहार की बात हो रही है, किसी निश्चित प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर किसी निश्चित वस्तु के पहले दी का प्रयोग करेंगे। और स्टीच आधा स से यहाँ मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, तो आप यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे। उसी तरह ये जो 48 नंबर जो क्वेश्चन है, आई फाउंड डैश बुक यू वर आस्किंग फॉर, तो यहाँ पर निश्चित बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पर निश्चित के पहले क्या लिखेंगे? दी का प्रयोग करेंगे यहाँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इतना अगर देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर रह गया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।